लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड पूरा किया था और उसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन देकर आपको ये बताया था कि जब हमें किसी भी एटम में कोवलेंट बॉन्डिंग समझानी होती है तो वी यूजुअली यूज डॉट क्रॉस मॉडल। हाउ दैट डॉट क्रॉस मॉडल वर्क्स, तो अब ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं इसमें उसको यूज करेंगे। तो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आप दिखाने हैं कोवलेंट bond formed by pairing of two electrons या one electron तो between atoms। अगर दो एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम और टोटल दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसको हम कहते हैं तो हो गया सिंगल बॉन्ड डिनोटेड बाय सिंगल। अब बहुत आदत है ऑर्गेनिक में हम बहुत बनाते हैं बहुत। तो अब सिंपल मतलब ये है कि दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आपस में शेयर करें तो ये सिंगल। अब इसमें मुझे छोटी छोटी कुछ बातें कवर करवा। मसलन द एग्जांपल इज CH4। जरा हम समझाएं हाउ सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन CH4। तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि इसमें जो एटम है कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p। अच्छा, अब ये जो 1s2 है इसका मतलब है k शेल और 2s2 2p2 है इसका मतलब है n शेल। तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 है। डॉट क्रॉस मॉडल ये सजेस्ट करता है कि एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हो आप उन इलेक्ट्रॉन को अकेले उसके चारों तरफ बनाते हैं। तो चार साइड्स हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन। अगर चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको खुद पेयर बनाना। तो चार तक आपको पेयर बनाने की जरूरत नहीं। इससे फायदा ये हुआ कि एक एटम के डॉट क्रॉस मॉडल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहलाती है वैलेंसी। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी तस्करा किया था कि वैलेंसी है combining power of an atom. It is basically the number of unpaired electrons in atom showing the tendency of forming covalent bond। तो एक एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी और उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड को बनाएंगे। तो अब कार्बन की इस बात से हमें पता चल गया कि कार्बन की वैलेंसी है और कार्बन को हराना चाहते हैं। Here in this case with H4 हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये शो करते हैं कि एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। दिस इज द डॉट क्रॉस मॉडल फॉर मीथेन। अब इसमें खास बात ये है कि कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है चार अलग अलग हाइड्रोजन से। तो एट ए टाइम वो एक एटम के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा। तो इसे हम जिस जो हमारा यूजुअल तरीका है ऑर्गेनिक में उसमें हम ये लाइंस के जरिए ऐसे शो करते हैं। देयर आर 4 सिंगल बॉन्ड्स विद 4 हाइड्रोजन इन मीथेन। इसके बाद अगर मैं ऐसी एक और एग्जांपल लूं वो है अमोनिया NH3। अब NH3 का सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। सेम कहानी 1s2 A है और 2s2 2p3 L है।
टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब अगर मैं नाइट्रोजन का डॉट क्रॉस मॉडल बनाऊंगा तो 5 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए मुझे किसी एक जगह पर पेयर बनाना। तो अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 है मगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3 और अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन आकर लगता है बड़े आराम से। तो नाइट्रोजन ने अमोनिया के मॉलिक्यूल में टेक्निकली 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो इसकी वैलेंसी 3 है। होगी ना भाई? तो अब इस दो एग्जाम्पल से वैलेंसी निकालना भी आ गया और डॉट क्लॉज मॉडल भी समझ आ रहा है कि क्या होता है। अच्छा, फिर आसान सी बात, अब ये तो अंडरस्टूड हो गई कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। से अहम बात होती है बात बिटवीन 2 एटम, तो दो एटम हो, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इनके आपस में शेयर होंगे, तो इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो और हम कहते हैं डिनोटेड बाय ऐसे डबल लाइन से। अब इसकी खास बात, डबल बॉन्ड वो एटम बनाएगा जिसके पास शेयरिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब जिसकी वैलेंसी कम से कम 2। तो अब जिसकी वैलेंसी 1 है वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हेलोजेंस की वैलेंसी 1 है, तो वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारी एग्जाम्पल ही वही है O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, वही हिसाब है 1s2 का मतलब A शेल और 2s2 2p4 का मतलब L शेल। तो अब आप बताइए, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे जब मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा तो मुझे दो जगह पेयर बनाना है। जब दो जगह पेयर बनाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तो आप कहेंगे इसकी वैलेंसी है 2। तो ये दोनों ऑक्सीजन की होगी, तो अगर एक ऑक्सीजन ऐसा है तो दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसा ही होगा। तो अगर मैं दो ऑक्सीजन आपस में बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेंगे, ये है और एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर दिया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हिसाब बनेगा ऐसे। तो आपस में ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। फिर अब अगर हम कहें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर between 2 atoms
डिनोटेड बाय, अभी आसान सी बात हुई, अगर दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें और टोटल चार इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो तो टोटल चार कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो सॉरी, टोटल तीन कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, छह इलेक्ट्रॉन शेयर, तीन इलेक्ट्रॉन एक देगा, तीन इलेक्ट्रॉन एक देगा, टोटल छह इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि एटम की वैलेंसी कम से कम 3 हो। तो हम ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, हेलोजन तो पहले आउट हो गए। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कॉमन एलिमेंट रह गए दो, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन की तो मात्रा वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की है 3। तो इसलिए यहाँ जो एग्जांपल दे रहे हैं वो देसी नाइट्रोजन की यहाँ पे है। अब नाइट्रोजन का हिसाब वहां ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी होती है 3। तो दोनों के पास तीन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम यूं दिखाएंगे कि दोनों ने अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कंट्रीब्यूट, which could be written like this: a triple bond between two atoms. A very basic one, but very important one. अब जब हम ये सब बातें कर लेते हैं तो फिर अब हम अपना लेवल ऊपर लेकर जाएं। सब में शेयरिंग हो गई, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की हो, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की हो, तीन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो अगली बात है वो ये है, शेयरिंग का मतलब होता है एक चीज पर एक से ज्यादा का होना। लेकिन क्या ये जरूरी है कि शेयरिंग हमेशा इक्वल हो तो ही शेयरिंग कहलाएगी? ऐसा नहीं है। वो इक्वल शेयरिंग हो गई जहां दोनों पार्टनर्स इक्वल शेयर करते हैं, 50-50%। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक का शेयर ज्यादा और एक का शेयर कम हो, तो वो अनइक्वल शेयरिंग है, बट स्टिल इट इज। तो इस बेस पर कि जो दो एटम आपस में शेयरिंग करेंगे, वो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत के एतबार से सेम है या डिफरेंट। हम शेयरिंग को इक्वल और अनइक्वल दो टाइप्स में बांटते हैं, और उस फोर्स को या उस एबिलिटी को जिससे एक एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने तरफ खींचता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So electronegativity is the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. तो अब हमें हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से फैसला करना है। तो एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम अगर बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी तो ताकत बराबर है, तो इक्वल शेयरिंग होगी। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो अनइक्वल शेयरिंग। तो अब हमने कहा जो कोवैलेंसी या शेयरिंग है वो दो तरह की होती है, इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग। अब जब दो एटम इक्वल शेयरिंग करेंगे तो उन दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको कैटायन बना देते हैं आप, और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आता है तो आप उसे एनायन बना देते हैं। एनायन पे नेगेटिव चार्ज आता है, कैटायन पे प्लस है। अब जब दो एटम इक्वल शेयरिंग करेंगे तो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना किसी में इलेक्ट्रॉन गया। तो इक्वल शेयरिंग से जो मॉलिक्यूल बनता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो अनइक्वल शेयरिंग से मॉलिक्यूल बनेगा उसमें वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक तरह से उस मॉलिक्यूल में दो कोने बन जाएंगे, एक कोने पे नेगेटिव और एक कोने पे पॉजिटिव। तो हम उसे कहते हैं डायपोल, यानी कि दो पोल्स वाला मॉलिक्यूल। और इस निस्बत से कहते हैं कि अनइक्वल शेयरिंग है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इक्वल शेयरिंग है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके लिए कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड
formed between atoms of same इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म between atoms of different electronegativity। चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही तो खत्म हो गया। जब ये लफ्ज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हम रिएक्शंस पे पढ़ेंगे तो बार बार हम इस लफ्ज को कोट कर रहे होंगे कि ये फला चीज पोलर है, फला चीज नॉन पोलर है। तो अब चूंकि हमें तो नहीं पता किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ये काम कैसे होगा कि हम ये गैस कर सकें कि वेयर द पोलर एंड वेयर द नॉन पोलर बॉन्ड इज। तो हमने कहा इस तो बात बहुत ही आसान है। अगर हम आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स दें जिसमें दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं, नाइट्रोजन, तो बिना ये जाने कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, कॉमन सेंस आपसे कहेगा जब वो अपने ही आपसे बॉन्ड बना रहा है तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की होगी उतनी इसकी होगी, तो दोनों का तो डिफरेंस जीरो हो गया ना। तो ये तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हुए बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट। तो कम से कम ऐसे मॉलिक्यूल को देखकर तो हर आदमी बता सकता है कि ये नॉन पोलर है, इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, दे आर ऑल नॉन पोलर विदाउट एनी डाउट। हाँ, अब इसका क्या ये मतलब किया जाए कि अगर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट के होंगे तो वो हमेशा पोलर होंगे? अगर आप नाइन्थ क्लास में होंगे तो उसका हम यही मतलब, हम आपसे कहेंगे बिल्कुल आप बस यही याद रखें, लेकिन आप तो नाइन्थ में नहीं है ना, बड़े हुए। तो इसलिए हम कहते हैं थोड़ी सी अकल रखें कि यस देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकती है, और देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत मामूली सा फर्क है, इसलिए वो डिफरेंट होने के बावजूद भी कोई खास पोलैरिटी नहीं दे पाते एंड दे आर कंसीडर्ड एज नॉन पोलर। तो हमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स याद, जिसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है और कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ये दो कॉम्बिनेशन हमें याद, तो कहीं ये आ जाए तो हम इन्हें नॉन पोलर नहीं मानेंगे। अदरवाइज जहां ऐसे एलिमेंट आ गए जो अलग अलग है आप उन्हें पोलर डिक्लेयर करें। तो इस हिसाब से अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से मिल रहा है, अगर वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो ये सारे केसेस हमारे लिए पोलर है। अब जो खास चीज, क्योंकि अब हम आजकल सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, इस लिहाज से हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें याद हो सके, वो है हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। there is a difference of 0.4 which is not a significant difference। इसलिए हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में कहते हैं कि उनमें बहुत ही स्लाइड सा पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है जो कोई खास पोलैरिटी का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता। इसलिए हम हाइड्रोकार्बन्स को नॉर्मली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ खड़ा करते हैं और इनको हम नॉन पोलर ही कंसीडर करते हैं। तो ये बात हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद कि अब हम, तो ऐसी बात है जब इसे थ्योरी में पढ़ते थे डेफिनेशन डिफरेंस पता नहीं क्या क्या लिखे, अब हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हम मॉलिक्यूल्स को देखकर अगर यकीन से नहीं तो एक अच्छा गैस कर सकें कि वेदर दे आर पोलर और नॉट। ठीक हो गई बात। किताब में चैप्टर 3 यहां से शुरू, यानी उन्होंने पहले पेज पर ये सारी बातें
समराइज करके कह दी कि ये स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए, सो दे आर पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट हम नहीं डिस्कस कर रहे, पहले से बताओ थे। तो इसका मॉडल ये बताया गया हमें, जब हम किताब पर छपी तो पूछते हैं हमसे कि भाई क्या चक्कर है, कहते हैं ये आपको पढ़ाना है, लेकिन हमने दोबारा इसलिए लिखा कि लाइन आप उसने पढ़ा दिया क्योंकि चीजें बहुत अहम है। अब यहाँ से चैप्टर का नाम हमने क्या बताया था आपको, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो अब कोवेलेंट बॉन्डिंग पता होगा तो थ्योरी पढ़ेंगे। अब हमारा स्टेप यहाँ से एक स्टेप आगे है। वो स्टेप क्या है, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, क्योंकि हालांकि अब जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज हैं उन्होंने एटम की शक्ल का सत्यानाश मार दिया है। तो अब वो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे हैं, वो तो खैर कार्टून फिल्म बन गया। हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अब ऐसा नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से होता है, लेकिन टू एक्सप्लेन द सिंपल फिनोमिना स्टिल इट वर्क्स। तो अब हमारा फिर क्वेश्चन है कि एटम में तो आप कहते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, गोल घूम रहा है या एक सर्टेन स्पेस में स्प्रेड हुआ है, मॉलिक्यूल में क्या करता है, हाउ इट नाउ रिवॉल्व्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर बॉन्ड बनाने के बाद कैसा हो गया है, इसके लिए हमने थ्योरीज पेश। तो वो जो थ्योरीज हमारी है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी है, लेकिन उनको हमने दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स या टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ये दो बड़ी अप्रोचेस हैं। एक का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं वीपीटी, और दूसरी कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, and it is abbreviated as N। अगर सिंपल स्टेप्स में हम इन दोनों का फर्क समझना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से है कि जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो टेंटेटिव तस्वीर ऐसे बनती है। दोनों हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, और दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वल स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में होगा। अब वैलेंस बॉन्ड ये थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद भी अपने अपने एटम्स के इन्फ्लुएंस में है, एंड दे आर स्टिल यूजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिवॉल्विंग इन दिस वे। एक दफा एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द घूमता है, दूसरी दफा दूसरे एटम के, तो ये एट बना के घूम रहा है, देखा हुआ एट। ये इनका कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ बिट एडवांस, साइंस को मैथ्स में बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट करके आगे बढ़ा है। तो वो कहीं कहीं साइंस को मुश्किल भी बहुत बना रही। मैथ्स अभी आपने पढ़ी नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको मेरी इस बात का अंदाजा होगा। मैथ्स के नाम पर जो कुछ आजकल आप पढ़ते हैं तो हम मैथ्स की प्री एबीसी कहते हैं, या फिर बिफोर एबीसी। तो वही अभी से हालत खराब है, इंटीग्रेशन वगैरह देख के सोचिए आगे क्या हालात। यानी आगे आपको यूनिवर्सिटी वाले मैथ्स पढ़ाने बैठेंगे, चाहे खासतौर पर जब आप आईटी में जाएंगे तो वहाँ तो और ज्यादा मैथ्स है। तो यहाँ से तो शुरू करेंगे कि ये तो हमें पता ही है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल तो लिफ्ट ही नहीं कराते, तो आपको आती है जस्ट लाइक दैट। जैसे मैट्रिक के बाद जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो उनको लगता है कि लोगों को इनको ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होंगे, अजबर होंगे। तो अब ये इनसे प्लस बी होल क्यूब उसमें से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, तो ऐसे ही वो आपसे आपको ट्रीट करेंगे। लेकिन हमारा कौन सा बिगड़ वैल्यू की बेस पे चीज होगी और हो जाएगी, आगे आगे भी जाते हैं तो उसका टेंशन नहीं लेता। एमओटी एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ मैथ्स, यानी ये सारा काम मैथमेटिक्स का किया है। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव,
जब दो एटम इलेक्ट्रॉन्स के दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज। तो ये नहीं हो सकता कि वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कोई रास्ता थोड़ी, दायरा, सर्किल थोड़ी बना हुआ है एटम में। एटॉमिक ऑर्बिटल से मुराद थी वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन अपने आप को रखता था। तो अब जब उसके करीब दूसरे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्जन होगी ना, तो अब थोड़ी वहां रखेगा अपने आप, अब वो अपने लिए नई जगह ढूंढेगा। हम इसके लिए हमेशा वही एग्जाम्पल देते हैं कि फर्स्ट कीजिए आप ग्राउंड में बैठे मैच देख रहे हैं और दोपहर का वक्त आया, धूप निकल आई, जहाँ आप बैठे हैं वहां धूप आ गई, क्या करेंगे? वही बैठे रहेंगे। आप फौरन बस देखेंगे सामने नजर आएगा साया, आप वहां चले जाएंगे। और ये अक्सर औकात मैचेस के दौरान हम ये मंजर तब कैमरा मैन हमें दिखाते हैं, हम उसको इस एंगल से नहीं देखते कि अगर दिन के वक्त मैच हो रहा हो और आप ऐसे ग्राउंड में बैठे हो जिसमें कवर नहीं है, धूप के लिए स्टैंड नहीं बना हुआ है, तो जैसे ही धूप आती है तमाशाई उसको खुद अपने आप को, अगर जगह है, अगर हाउस खुले तो फिर मजबूरी है, और अगर जगह है तो सिर्फ के उन जगहों पे जाते हैं जहाँ साया है। They change their position because they want to avoid sunlight. Electrons want to avoid the repulsion of the neighboring electron. So they also have to shift their location, their orientation and their shapes of the orbit. तो इनका कहना है कि कैसे हो सकता है कि ऑर्बिट दो एटम एक दूसरे करीब आए फिर भी उनके ऑर्बिटल्स को अपनी पड़े। तो दे गिव अ रिमार्केबल आइडिया, उन्होंने कहा एटम जब तक है एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जब वो मॉलिक्यूल बनाता है तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। वो रीजन है जो पूरे मॉलिक्यूल के आसपास है जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसमें और एटॉमिक ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस है। एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज्यादा। तो अगर हम इसी हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो अकॉर्डिंग टू एमओटी द कॉन्सेप्ट इज दिस, if this is one hydrogen and this is the other hydrogen and electron pair is supposed to be here, ठीक है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पूरे न्यूक्लियस को एक एलिप्स की सूरत बनाकर घूमेगा। तो अब इनका कॉन्सेप्ट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म और नए ऑर्बिटल आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनका है नहीं कि अभी भी वही है। तो ये दो अप्रोचेस हैं। असल में वहां क्या हो रहा है, वी कैन नॉट प्रूव दैट, नहीं हमें नहीं पता उसकी। तो हम करते ये हैं कि दोनों थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं और इनकी बुनियाद पर एटम और उसके सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करते हैं। अगर हमारे ख्यालात सही निकलते हैं थ्योरी स्ट्रांग हो जाती है, गलत निकलते हैं थ्योरी वीक हो जाती है। तो कंपैरेटिवली वीबीटी के मुकाबले में एमओटी को अपर हैंड हासिल है। यानी वीबीटी बहुत सी चीजें बताने में नाकाम थी लेकिन एमओटी का होल्ड इनसे बेहतर है। तो एमओटी इज लिटिल सुपीरियर थ्योरी, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके कॉन्सेप्ट इस क्लास में कम से कम समझने के लिहाज से है नहीं। इसलिए बच्चों को हम ज्यादा वीबीटी पे फोकस कराते हैं कि वो समझने में आसान है, एमओटी की बातें समझना थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो हमें दोनों को देखना है। तो अब इस बेसिक आइडिया के बाद हम देखते हैं कि हमसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट है उसमें सबसे पहली बात है ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स of the last orbit of an atom are involved in bonding. इनके ख्याल में सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड, इसको वैलेंसी कहते हैं। और हमने जो डॉट क्लॉज मॉडल बनाया है इसी अजम्पशन से बनाया है कि नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, इसका इस गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग करेंगे। दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज, नंबर वन। नंबर टू, between nuclei of bonded atom there is a region of maximum
overlapping of orbital। दो एटम हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में वो जगह आती है जहां ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। तो हमारा ख्याल होता है कि इलेक्ट्रॉन उस जगह पर है जो दोनों ऑर्बिटल्स की कॉमन स्पेस है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल ने दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की है तो वो हिस्सा जो दोनों का ओवरलैप हो रहा है, that is the area where we are thinking that the electron pair must be present। आसान सी बात है। अगर तीसरी बात हुई बॉन्ड strength depends upon extent of overlapping। कहाँ ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, जहां ज्यादा एरिया ऑर्बिटल्स का कॉमन हो जाता है वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। जहां ओवरलैपिंग का एक्सटेंड कम है वो हिस्सा वीक ओवरलैपिंग या निस्बतन वीक बॉन्ड कहलाएगा। तो आपने दो ही ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है, उन्हीं की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। डी वाला तो हमारा इन्वॉल्व नहीं है, एस और पी। तो एस और पी में तीन टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है कि एस एस के साथ ओवरलैपिंग करे, एस पी के साथ ओवरलैपिंग करे और पी पी के साथ ओवरलैपिंग करे। यानी अगर हम सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें वास्कुलर जिनमें एस या पी ऑर्बिटल होता है तो ये तीन ही ओवरलैपिंग हो सकती हैं। तो आपके ख्याल में किसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंड ज्यादा है और किसमें कम है? तो उसकी लॉजिक ये है, एस ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों डायमेंशंस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। जब दो एटम ओवरलैपिंग करते हैं तो वो किसी एक डायमेंशन पे लीनियर ओवरलैपिंग करता है। तो अगर उनका एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ओवरलैपिंग कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी वन थर्ड है, क्योंकि वन थर्ड वाई एक्सिस पे है, वन थर्ड जेड एक्सिस पे है। तो इसका मतलब है 33.33% की प्रोबेबिलिटी वाला रीजन ओवरलैप हो रहा है। पी ऑर्बिटल यूनिडायरेक्शनल है, पी एक्स सिर्फ एक्स एक्सिस, उसमें आधी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, आधी नेगेटिव एक्स। ओवरलैपिंग करेगा किसी एक साइड से, उस साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। तो जहां पी और पी ओवरलैपिंग करेंगे वहां 50% प्रोबेबिलिटी रीजन्स आर ओवरलैप्ड टुगेदर। जहां एस और एस करेंगे वहां 33 के साथ ओवरलैप कर रहा है, और जहां एस और पी है वहां 33 के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो खुद को खुद क्या हो गया, जैसे जैसे पी इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे वीक बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग से है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पी पी ओवरलैपिंग से है। तो ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स आर under the influence of atomic orbitals after bond। तो ये सबसे मेन पॉइंट था कि इनके साथ में और एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ। इस थ्योरी की लिमिटेशंस यानी कौन सी बातें थी जो ये नहीं समझा सका। पहली चीज, unable to explain the valency of beryllium, boron and carbon। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको कार्बन की वैलेंसी समझा दी, तो वो हमने खुद ही
समझिए एमओटी को इस्तेमाल करिए, आपको बता रहा हूँ, आपको तो पता भी नहीं चलना था। जो काम हमने उसमें किया उसके हिसाब से कार्बन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1:2:2:2। तो अब अगर जो आदमी थोड़ी समझदारी बता दिखाएगा तो कहेगा सर 2:2 का तो मतलब है कि यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, और 2p2 में p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, उसमें से 2 पेयर हैं। तो टेक्निकली कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो वैलेंसी कितनी हुई? हमने तो 4 बना दी थी क्योंकि हमने चक्कर में पड़ा ही नहीं, हमने और काम कर दिया। वीबीटी यहाँ फंस गई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जिसे हमने कैसे सही किया है, जो हमने हम करवाया, हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिट में उस वक्त तक पेयर नहीं बनता जब तक सारे ऑर्बिटल ना बन जाए। तो एस उस वक्त तक पेयर नहीं बनाएगा जब तक पी में जगह है। तो इसलिए एस का एक इलेक्ट्रॉन पी में चला जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन असल में हो जाती है 2s1 2p3, और फिर इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहलाती है एक्साइटेड। और एक्साइटेड हालत में कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी प्रूफ कर रहा है। तो ये विचार है, नहीं कर सकेंगे तो हमने बाद में करेक्शन कर दिया, लेकिन वीपीटी में ये फॉल्ट है। दूसरी बात, unable to explain the paramagnetic behavior of oxygen। ये सबसे मशहूर प्रॉब्लम है। आपने अभी थोड़ी देर पहले डबल बॉन्ड की एग्जाम्पल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का डॉट क्रॉस मॉडल बनाया है। वो डॉट क्रॉस मॉडल ऐसे बना है, इसके मुताबिक दो ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करके आपस में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर। क्या ऑक्सीजन के डॉट क्रॉस मॉडल में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने से रहता है? नहीं, साफ नजर आ रहा है, सबने पेयर बना लिया। हर वो चीज पैरामैग्नेटिक होती है, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट से पढ़ा, जिसके एटम में या जिसके अंदर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। तो विद दिस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, शुड नॉट बी पैरामैग्नेटिक। लेकिन जो असल में ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक है। उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें कह रहा होता है कि इसके स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो हम अपनी थ्योरी बना के बैठे हैं उसको तो गुंजाइश ही निकल रही। तो ये भी वो इशू है जो एमओटी की सबसे बड़ी कामयाबी थी, कि उन्होंने जो अप्रोच बनाई उससे वो ये समझाने में कामयाब हुए कि वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। और फिर तीसरी चीज, अनेबल टू एक्सप्लेन delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरी जिस जगह पर फंसे थे वो ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। तो उनकी नजर में सारे बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग से बन जाते हैं। तो अगर कहीं पाई बॉन्ड है तो वो भी बन जाता है, तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। ये बीपीटी नहीं समझा सकी, ये हम बाद में जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा होता क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल है और बहुत सारी जगहों पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बट देयर आर फ्यू केसेस जहां ये थ्योरी हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर। तो एमओटी की बात कहने से पहले ये जो लफ्ज आ ही गया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई, तो सिग्मा और पाई को भी एक नजर में देख लें। जब दो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उस सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा, द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर दो एटम आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं तो पहला वाला तो सिग्मा हो चुका, दूसरा वाला कहलाता है पाई।
और इसी तरह अगर दो एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो पहला वाला हो गया सिग्मा, दूसरा और तीसरा दोनों कहलाएंगे पाई। एक खामोश पैगाम होता है इस छोटी सी बात में कि हमने महज इस बात पर कि देयर आर थ्री बॉन्ड्स मैक्सिमम व्हिच टू एटम्स कैन फॉर्म विद ईच अदर, अगर मकसद तीनों को नाम देना होता तो हम एक को कहते सिग्मा, एक को कहते पाई, एक को कहते थे चाई। चाई आया अभी तक तो आ जाए, टेंशन क्या है? ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, पाई, साई, फाई, चाई, वो तुम्हारे घर में ग्रीक वालों के पास नहीं है और तुम उसका फायदा नहीं उठा रहे हो ना, ये सबसे गलत बात है। वो भूखा मर जाएगा और इल्जाम आएगा तुम पे। बोले इनके इलाके का नाई जो है फाकों से मर गया, बोला क्यों? बोले देखो लोग, सब तुम्हारे ऊपर जाएगा और अल्लाह पूछेगा तो आपको कोई जवाब नहीं। तो ये आएगा जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चाय का सिंबल आता है। लेकिन हमने कहा दो पाई एक सिग्मा, थोड़ी सी लॉजिकल, ये साइंस की लॉजिक समझनी होगी क्यों। तो मैसेज ये है कि पहला बॉन्ड डिफरेंट है, बाकी दोनों एक जैसे हैं। ये है मैसेज। वरना हम तीनों का एक ही नाम रख देते हैं, हम तीनों का डिफरेंट नाम रखते हैं तो मतलब तीनों अलग अलग हैं। लेकिन एक सेम है और बाकी दो अलग है, तो इसका मतलब है द फर्स्ट बॉन्ड हैड सर्टेन डिफरेंट इंप्रेशन एंड रेस्ट ऑफ टू आर सेम, और ऐसा भी है। तो अब हम जो याद रखेंगे बात वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स और पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिग्मा वाला है फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, जो सबसे पहले बने। तो पाई बॉन्ड है बॉन्ड फॉर्म आफ्टर सिग्मा, इसके लिए कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड बनता है लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग से। असल में कहानी ये आई कि जैसे ही हमने ये बात समझी कि दो एटम आपस में एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, हमने कहा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए आपने शर्त लगाई कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक ही लाइन में हो और ओवरलैप हो सके। हम तो हमने कहा दो चीजें जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो स्फेरिकल हैं, वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगी तो वो सिर्फ एक जगह से ओवरलैप हो सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है। इफ यू हैव अ बॉल्स और आप उन्हें एक दूसरे के साथ टच करना चाहें तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट ए टाइम। वो सिर्फ होता है, आपको हेड पैच वाले आप कहते हैं कर्व जो है वो सिर्फ एक लाइन जगह से टेंजेंट बनाती है। जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कर्व पे तो वो एक जगह से इंटरसेक्ट, एक साथ दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये एक जगह से आपस में इंटरेक्ट होंगे, एंड इस वक्त ये दोनों चीजें नहीं बन सकती। तो जब एक ही जगह से ओवरलैपिंग हो सकती है तो बॉन्ड तो फिर एक ही बनना चाहिए, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन जाता है? हमने कहा इसका मतलब उन्हें बनने का मैकेनिज्म कुछ और है। तो वो मैकेनिज्म इस तरह है कि अगर आप पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीन ऑर्बिटल बना लेते हैं तो हम कहते हैं पी एक्स में हेड टू हेड ओवरलैपिंग जेनियन सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो जब ये दोनों जेनियन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो वाई और जेड एक दूसरे से पैरेलल हैं, पैरेलल एक दूसरे में हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। अगर हम y और y की हेड टू हेड करेंगे तो x और x अलग हो जाएंगे। तो फिर इनकी बॉन्डिंग की एक ही लॉजिक बचती है कि जब x और x आपस में बॉन्ड करके बहुत करीब आ जाए तो y और y की साइड हल्की सी टच है। तो ओवरलैपिंग भी हुई लेकिन इंतहाई इनइफेक्टिव और माइनर, कि सिर्फ साइड हल्की सी टच करती हैं, तो उसको हम कहते हैं लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। सिग्मा के लिए आप कहते हैं कि इन्हें इनके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड कहलाते हैं since they are located between two atoms, और इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड कहलाते हैं, they are spread। ये बनता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। अब आगे आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन भी।
और ये बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड में एटम रोटेट होते हैं, रोटेशन इज पॉसिबल। अगर दो एटम में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा तो एटम अपने एक्सिस पे घूम सकते हैं, लेकिन अगर दो एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड बने होंगे तो कोई चीज दो एक्सिस पे नहीं घूम सकती, सो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अब इन सारी बातों को देखते हुए हम शुरू कर